हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फियर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना की एक और डर से भरी रात में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में सुनसान स्टेशन की खामोशी को महसूस किया है, जहां दूर कोई ट्रेन की सीटी नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती है, जहां घड़ी की टिक टिक भी किसी खौफ की तरह सुनाई देती है। एक ऐसा स्टेशन जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था, पर रात के ठीक 3 बजे वहां से अभी भी एक बारात निकलती है। ना घोड़ी होती है, ना बैंड, बस सफेद कपड़ों में लिपटे सैकड़ों साए जो धीरे धीरे पटरियों पर चलते हैं। लोग कहते हैं ये भूतों की बारात है, जो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो उस वक्त उस प्लेटफॉर्म के आसपास भटकता है। आज की कहानी उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाली है, जहां कोई ट्रेन नहीं आती, पर एक आवाज जरूर लौटती है। तो अगर आप तैयार हैं तो हेडफोन्स लगा लीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। और हाँ, अगर आपको ऐसा ही खौफ पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फियर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना को, जहां डर कभी भी सामने आ सकता है। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से लेकिन बदनाम स्टेशन से, मोकामा घाट। कभी ये स्टेशन यात्रियों से भरा रहता था, अब वीरान पड़ा है। यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती, लेकिन कहते हैं हर अमावस की रात यहाँ से एक बारात गुजरती है। पर यह कोई साधारण बारात नहीं होती। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। रेलवे विभाग का जूनियर कर्मचारी राजन देर रात तक एक ट्रैक इंस्पेक्शन रिपोर्ट फाइल कर रहा था। काम खत्म कर वो घर लौटने निकला और उसने शॉर्टकट लेने के लिए पुरानी पगडंडी पकड़ ली, जो सीधे उस सुनसान प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास से निकलती थी। राजन को गांव वालों की वो बातें याद थी, भैया उस पटरी से रात में मत निकलना, वहां बारात निकलती है। पर उसने हमेशा की तरह हंस के टाल दिया। जैसे ही वो ट्रैक पर पहुंचा, हल्की हल्की धुंध हवा में घुल चुकी थी, पर आज की धुंध अलग थी, ठंडी, भारी और सांस लेने में चुभने वाली। तभी उसकी नजर दूर पड़ी कोहरे के बीच कुछ रोशनियां झिलमिलाती नजर आई। उस पर पड़ी जैसे मशाले, और वो मशाले धीरे धीरे पास आने लगी। पहले उसे लगा कोई शादी ब्याह का काफिला होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लोग इंसान नहीं थे, सफेद कपड़ों में लिपटे हुए, मुंह नीचे झुकाए, बिना आवाज के चल रहे थे, हवा में तैरते हुए, और उनके पैर जमीन को छू तक नहीं रहे थे। राजन की सांसें जाम हो गई, उसके कदम वहीं जम गए जैसे किसी ने पकड़ लिए हो। चारों तरफ वही परछाइयां, शादी के बक्से उठाए साए, ढोल शनाई जैसी आवाज, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एक साया उसके एकदम पास से गुजरा, उसके कान के पास, और एक फुसफुसाती सी आवाज आई, अब तेरा नंबर है। राजन होश खो बैठा। सुबह जब गांव वालों ने उसे पटरी के किनारे बेहोश पाया तो उसका चेहरा पीला, होठ सूखे और बाल पूरे सफेद हो चुके थे। कहते हैं उस रात उसने भूतों की बारात देखी थी। राजन अब घर पर था, मगर पहले वाला राजन कहीं खो चुका था। जिस लड़के के बाल काले, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती थी, अब वो किसी खंडर की तरह दिखता था। बाल बर्फ की तरह सफेद, आंखें गहराई में डूबी हुई, और उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, जैसे किसी और की आत्मा उसमें समा गई हो। उसके होश में आने के बाद भी वो किसी से एक शब्द नहीं बोला, बस एक टक छत को देखता रहता, या फिर देर रात खुद से बुदबुदाता है या बातें करता। वो फिर आएंगे, वहीं जिनके चेहरे नहीं थे, जिनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। राजन के घर वालों ने सोचा कोई सदमा है, मगर गांव के बुजुर्ग कुछ और ही कह रहे थे। पुरानी औरतें मंदिर के पास बैठकर
धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। मोकामा घाट पर जो बारात दिखाई देती है वो बारात इंसानों की नहीं, रूहों की होती है। और राजन, उसने वो बारात देख ली थी। रात को जब पूरा गांव सोया होता तब राजन जागता था। उसकी माँ कई बार देखती कि वो रात 3 बजे दरवाजे के पास बैठा कुछ देख रहा होता, बाहर अंधेरे में, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक बार उसकी माँ ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन है बेटा बाहर? राजन की गर्दन धीरे धीरे घूमी, चेहरा पीला पड़ा हुआ और वो फुसफुसाया, माँ, बारात लौट आई है। उसकी बात सुनकर माँ का कलेजा सुन पड़ गया। उसी रात गांव के बाहर वाले कुएं के पास किसी ने ढोलक की धीमी आवाज सुनी और गुलाब की खुशबू हवा में तैरती पाई, बिना किसी शादी के। गांव के कुत्ते अचानक भौंकने लगे, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे गांव में घुस रही हो। लोग अब राजन से दूर दूर रहने लगे थे। कोई कहता उस पर साया है, कोई कहता वो अब इंसान नहीं रहा। लेकिन किसी को नहीं पता था वो बारात असल में किसके लिए आई थी। राजन को कुछ दिखा था जो किसी को नहीं दिखना चाहिए था, और अब वो बारात वापस आएगी। 3 दिन बाद रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सुनसान पगडंडी पर अब एक नया नाम जुड़ चुका था, शंभू प्रसाद, रेलवे का नाइट वॉचमैन। राजन की घटना के बाद कई कर्मचारी ड्यूटी से मुंह मोड़ चुके थे, लेकिन शंभू मजबूरी में वहां तैनात हुआ। रात के 10 बजते ही वो टॉर्च और सीटी लेकर अपनी रजिस्टर फाइल के साथ निकल पड़ता, लेकिन उसकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले दिखा करता था। राजन को उस हाल में देखकर उसकी आत्मा पहले ही कांप चुकी थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंधेरे में ट्रैक के दोनों ओर पेड़ों की परछाइयां झूम रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा सांस ले रही हो। हवा थमी हुई थी, मगर शंभू को हर तरफ से सड़सड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। 3 बार रोशनी आई और फिर बुझ गई। कि कौन है? शंभू की आवाज कांप रही थी। सामने की पटरियों पर एक हल्की रोशनी सी दिखाई दी, जैसे मशाले हो। फिर वो धुंध में बदल गई और धुंध से छायाएं उभरने लगी। बांस की बत्तियों जैसी जलती लपटें, झूमते हुए आदमी और कहीं दूर से आती ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज। भूतों की बारात। शंभू के होठ खुद बड़बड़ा उठे। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके टॉर्च की पीली रोशनी में एक चेहरा दिखाई दिया, सड़ा हुआ, आधा जला, आंखें सीधी उसकी आत्मा में घुसती हुई। शंभू चिल्लाया, नहीं। वो बस वहीं खड़ा रहा। उसके पैर कांपने लगे और पसीने से तर चेहरा झुकने लगा। अगली सुबह रेलवे कॉलोनी में एक खबर फैली, शंभू प्रसाद अपनी नाइट ड्यूटी से नहीं लौटा। गांव के 4 लोग उसे ढूंढने निकल पड़े और उन्होंने देखा ट्रैक के किनारे उसकी वर्दी नीटली रखी हुई थी, एकदम साफ, पर इंसान गायब था। मतलब शंभू गायब था। एक बार फिर भूतों की बारात किसी को साथ ले गई थी, और इस बार शिकार ने आवाज तक नहीं निकाली थी। अब गांव में खौफ बैठ चुका था। राजन के सफेद बाल और शंभू की रहस्यमयी गुमशुदगी ने लोगों को रेलवे ट्रैक की तरफ देखना बंद करवा दिया था। लेकिन ड्यूटी तो लगती ही रहती है। रेलवे गार्ड हरिकांत यादव 30 साल से स्टेशन पर काम कर रहे थे। हिम्मती, तजुर्बेकार और बेखौफ, लेकिन अब उनका चेहरा भी उदास रहने लगा था, क्योंकि उनकी बेटी रिमी हर रात ट्रैक की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। एक रात जब हरिकांत की ड्यूटी थी और वो अपनी सरकारी क्वार्टर से निकलने ही वाले थे, तभी रिमी उसके पास आई और बोली, पापा, आज बारात आएगी मुझे बुलाने। हरिकांत सिहर गया। क्या बकवास कर रही है तू? रिमी की मुस्कान जमी रही और उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। वो देखो, वो सब पहले से खड़े हैं। हरिकांत ने खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, बस दूर ट्रैक की तरफ धुंध उड़ रही थी और कुछ लाइटें चमक रही थी, जैसे जलती मशाले। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। रात 12:30 बजे हरिकांत स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रिमी को दरवाजा बंद कर सख्त मना करके गया था।
कभी भी खिड़की मत खोलना और किसी भी आवाज़ पर बाहर मत आना। लेकिन ट्रैक के पास पहुंचते ही उसे सीटी की आवाज़ सुनाई दी, एक ट्रेन की, जो शेड्यूल में थी ही नहीं, मतलब वो आने ही नहीं वाली थी। धीरे धीरे सीटी और पास आती गई, मगर ट्रेन की कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ अंधेरे में ट्रैक हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य रथ दौड़ रहा हो। और तभी हरिकांत को अपने पीछे से एक लड़की की हंसी सुनाई दी। पापा, मैं भी चलूंगी ना बारात में। वो पलटा। रिमी वाक खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी, पाँव जमीन से 2 इंच ऊपर, और उसके गालों से खून की बूंदें टपक रही थी। दूसरे दिन सुबह रेलवे क्वार्टर का दरवाजा टूटा हुआ था और रिमी गायब थी, और कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था, अब बारात तुम्हारे गांव में पहुंची है। गांव अब पूरी तरह भय की गिरफ्त में था। राजन का होश खो बैठना, शंभू का लापता होना, और अब रिमी की गायबी। 3 घटनाएं, 3 अलग अलग रातें, लेकिन एक ही जगह और एक ही वक्त। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। अब बस आज रात कुछ लोग ट्रैक पर जाएंगे, सच सामने लाना जरूरी है। 5 लोग चुने गए। वीरू, गांव का सबसे ताकतवर युवक। लाला मास्टर, रिटायर्ड शिक्षक, जैसे किताबों और तंत्र विद्या में यकीन था। धनराज, रेलवे कर्मचारी। सोमिल, कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड करने निकला। और एक मौन रहने वाला बाबा, जो पिछले 20 सालों से शमशान घाट के पास रहता था। कोई नहीं जानता था वो कौन है। रात 12:15 बजे 5 लोग टॉर्च और कैमरा लेकर रेलवे ट्रैक की ओर बढ़े। पूरा इलाका घने कुहासे से ढका हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा और धुंध में बहती अजीब सी गंध, जैसे कोई बारात गुजरने के बाद छोड़ी हुई मरी हुई फूलों की माला सड़ रही हो। लाला मास्टर ने बुदबुदाते हुए कहा, तंत्र के अनुसार ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये यात्री आत्माएं हैं जो बारात के बहाने माया रचती है। 12:45 बजे वीरू ने कहा, कोई आ रहा है, सुनो। और वाकई धुंध के उस पार से ढोल की धीमी थाप, घुंघरुओं की छनछनाहट और हंसी की खामोश गूंज सुनाई देने लगी। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। फिर सबने देखा, ट्रैक पर धुंध के बीच से एक लंबी बारात निकल रही थी, जिसके लोग जमीन पर नहीं चल रहे थे, हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले गड्ढों जैसी आंखें और लाशों जैसी चाल थी उनकी। अचानक लाला मास्टर की आंखें ऊपर चढ़ गई और वो जोर से चीखा, उनके साथ मत देखो वरना वो तुम्हें देख लेंगे। लेकिन देर हो चुकी थी। सोमिल का कैमरा खुद ब खुद जलने लगा, जैसे कोई अंधे की शक्ति उसे सबूत मिटा रही हो। धनराज ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन कुहासे में 2 हाथों ने उसे उठा लिया और उन सबके कानों में एक ही आवाज गूंजने लगी, अब बारात रुकेगी नहीं, गांव के हर घर तक जाएगी। सुबह के वक्त सिर्फ 3 लोग लौटे, वीरू, लाला मास्टर और वो शमशान वाला बाबा। धनराज और सोमिल कहीं नहीं मिले। वीरू का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो बस दीवार पर रक्त से बारात आ रही है लिखता रहा। अब पूरे गांव में अजीब सी खामोशी फैल रही थी। पिछली रात के बाद गांव के किसी कोने से हंसी, बच्चों की आवाज या ढोल नगाड़े की हलचल नहीं आ रही थी। सिर्फ एक घर जहां चहल पहल थी, सज्जन सिंह, उसकी बेटी की शादी थी। घर में लाइटें टंगी थी, घोड़ी सज रही थी और दूल्हा बारात लाने शहर से रवाना हो चुका था। लेकिन गांव के कई बड़े बुजुर्गों ने सज्जन सिंह को मना किया, इस समय शादी मत कराओ, रात को बारात मत आने दो, कुछ डरावना चल रहा है गांव में। सज्जन सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे डर से तो जिंदगी रुकी नहीं, शादी कैसे रुकेगी, हम ठहरे राजपूत। रात 10:30 बजे लोग मंडप के नीचे बैठ चुके थे। घर की औरतें स्वागत गीत गा रही थी। तभी कोई चिल्लाया, बारात आ गई। और वाकई गांव की सीमा से आती एक विशाल बारात दिखाई दी। ढोल नगाड़ों की आवाज, घोड़ी की टापे और लोग सजे धजे। लेकिन एक अजीब बात थी, उनकी चाल इंसानी नहीं थी। उनकी गर्दनें झुकी थी और सबके चेहरे घूंघट से ढके थे।
जैसे किसी ने उन्हें मजबूरी में सजाया हो। सज्जन सिंह ने आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसने फूलों की माला उठाई, हवा में गूंजता सन्नाटा ठहर गया। उसने देखा दूल्हे की घोड़ी जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। घोड़ी के चारों पांव नहीं थे और दूल्हा, उसका चेहरा धुआं था। आंखें नहीं, सिर्फ दो जलते हुए कोयले थे। सज्जन सिंह के हाथ से माला गिर गई। भीतर मंडप में बैठी दुल्हन अचानक चीख उठी, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरी आत्मा के लिए आए हैं। बारात ने घर में प्रवेश किया। एक एक कर असली मेहमान जमीन पर गिरने लगे। किसी के कान से खून, किसी की आंखें सफेद, किसी के मुंह से राख। महिलाएं चीखने लगी, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और फिर घर के भीतर शुरू हुआ तांडव। भूतों की बारात ने हर इंसानी बाराती को अपने साथ खींचना शुरू किया। लाइटें गुल, फूल मुरझा गए, घर की सुइयां उल्टी घूमने लगी। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, सज्जन सिंह की बूढ़ी माँ, जो मंदिर से लोटा भरकर गंगा जल लाई और पूरे घर में छिड़क दिया। एक विस्फोट जैसा शोर हुआ और पूरी बारात जलती हुई राख में बदल गई। लेकिन सुबह जब गांव वालों ने आकर घर देखा तो वहां कोई शादी का मंडप नहीं था। बस एक जली हुई जमीन, राख से सनी दीवारें और दरवाजे पर लिखा था, अब अगली बारात तुम्हारे लिए है। अब डर ने अपना आखिरी बार तय कर लिया था। और एक रात ऐसे ही 12:45 पर रेलवे ऑफिस के अंदर नवीन चौधरी नाम का एक आदमी अपनी ड्यूटी पर था। वही आदमी जो पिछले 6 दिनों से उस भूतिया ट्रैक की नाइट ड्यूटी बच बचाकर काट रहा था। हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता। कभी सीट पर बैठे बैठे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, कभी पटरियों पर बिना ट्रेन के लाइटें चलने लगती और कभी सीसीटीवी में सिर्फ पैर दिखते थे, इंसान नहीं। लेकिन आज उसे आदेश मिला था उस खाली ट्रैक पर रात 1 बजे खुद जाकर चेकिंग करनी है। उसने बहुत मिन्नतें की, सर मुझे भेजिए मत, वहाँ कुछ है जो जीता ही नहीं है। लेकिन जवाब साफ था, ड्यूटी है चौधरी, निभाओ या घर बैठो। 1-3 बजे नवीन टॉर्च लिए रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और आसपास सिर्फ सन्नाटा। अचानक दूर से ढोल नगाड़ों की हल्की सी आवाज आई। उसके पांव जम गए। नहीं, ये फिर से वही बारात है। लेकिन उसने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही वो वापस ट्रैक की तरफ मुड़ा, सामने दूर दूर तक मशालों की एक लाइन चल रही थी। एक भूतिया बारात फिर से ट्रैक पर लौट आई थी और इस बार उसके स्वागत के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद नवीन खड़ा था। बारात धीरे धीरे उसके पास आने लगी। सारे चेहरे जले हुए, आंखों से धुआं और मुंह से लगातार एक ही वाक्य निकल रहा था, अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। बारात उसके चारों ओर घूमने लगी। ढोल नगाड़ों की आवाज अब उसके कान के पर्दे फाड़ने लगी थी और फिर अचानक शांति फैल गई। नवीन ने देखा उसके सामने एक घोड़ी थी, लेकिन उस पर दूल्हा नहीं, वो खुद बैठा था, बिना होश के, आंखें सफेद, मुंह से खून और शरीर से धुआं। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तेरे जैसे ही कई लोग अब इस बारात का हिस्सा बन गए हैं। अब तू भी लौटेगा, पर इंसान बनकर नहीं। सुबह के 4 बजे रेलवे कर्मचारी नवीन को ट्रैक पर खोजने आए। वहां सिर्फ उसकी जलती हुई टॉर्च थी, राख का एक बड़ा गोला और राख पर जली हुई लकड़ी से लिखा था, नवीन अब लौटेगा अगले दूल्हे के साथ। इस तरह भूतों की बारात हर रात किसी न किसी को चुनती है और मोकामा घाट का रेलवे ट्रैक अब मृत आत्माओं की शादियों का अड्डा बन चुका है। मोकामा घाट की भूतों की बारात कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई है। कई लोगों ने आज भी रात के अंधेरे में स्टेशन के पास उस रहस्यमयी बारात को चलते देखा है। कहते हैं जो एक बार उस बारात का हिस्सा बन जाए वो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ऐसी ही और डरावनी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद है
तो हमारे चैनल फियर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते एक नई सच्ची डरावनी कहानी जो आपकी नींद को उड़ा सकती है हम हमारे चैनल फियर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना पर लाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से जुड़ी हो।